नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आप लोगों की कोई फिक्र ही नहीं हो रही है कि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। आप लोगों से तो ज़्यादा हमको फिक्र होती है कि आप लोग एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो अभी भी आप लोगों के पास थोड़ा समय है, तो जितना भी समय बाकी है उतने समय आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अच्छे रिजल्ट बनाने का प्रयास करिए। और आज हम इस वीडियो में आपको साइंस के महत्वपूर्ण एवं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 2023 में एकदम टकराएगा। तो एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लेना। अगर याद नहीं हो पाता है ना, तो अगर एक बार ईमानदारी से वीडियो को पूरा देखते हो ना, तो सुनने और सुनाने से ना ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर आपका क्वेश्चन आता है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। आंसर होगा बी नंबर। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है। आंसर होगा डी नंबर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है। जबकि अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बनता है, उस समीकरण में ऑक्सीजन जो होता है वो किससे बाहर निकलता है? तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? 4 नंबर क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में। जठर ग्रंथियाँ अमाशय में पाई जाती है। आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, 4 का आंसर होगा बी नंबर। जबकि अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है स्टोमाटा में, केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 5 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। आंसर होगा डी नंबर, कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? देखिए इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन अवायवीय श्वसन में बनता है। आंसर होगा बी नंबर। 6 का आंसर क्या होगा? बी नंबर का। जबकि 7 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो होगा आपका प्यूटरी ग्रंथि। आंसर होगा बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न का आता है, पौधे में वायवीय भागों में, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी से एक खुफिया बात बताने वाला हूं, आप लोग गौर से सुनिएगा और मतलब कि ज़्यादा मतलब कि इधर उधर फैलाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं। ठीक है, देखिए जब भी आपका फाइनल परीक्षा होता है ना, 10वीं या फिर 12वीं का, तो जैसे मान लेते हैं आज आपका पेपर होने वाला है, फाइनल पेपर। ठीक है, तो जो पेपर होता है ना, उसके पेपर होने से 1 घंटा पहले ही आप सभी का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। इसके पिछले साल भी आप लोग देखे थे कि 1 घंटा पहले, 50 मिनट पहले हर दिन हर पेपर लीक हो जाता था और बहुत लड़के के हाथों में वो पेपर मिल जाता था और आराम से वो आंसर, ऑब्जेक्टिव का आंसर देख लेते थे और जाकर फटाफट टिक लगाकर चले आते थे। तो जिन लोगों के पास वो नहीं मिल पाता था वो क्या करें, वो वैसे ही लिखते थे। तो अगर आप लोग को भी लगता है कि अगर हमारे पास भी क्वेश्चन पेपर मिल जाए 1 घंटा पहले फिर 50 मिनट पहले, तो हम भी थोड़ा अच्छे से देख लेते और आंसर टिक लगा देते। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड चैनल का लिंक दे रखा है, आप उस चैनल को हर हालत में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आपको पैसा तो देना नहीं पड़ेगा, बट आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो उस चैनल के माध्यम से आप सभी को एग्जाम से 1 घंटा पहले, 50 मिनट पहले, 45 मिनट पहले, 40 मिनट पहले, जितना पहले आ जाएगा उतना पहले मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं चाहूँगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आप लोगों को दे सकता हूं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑलरेडी ऐसा मैंने इसके पिछले साल किया था, तो मेरा 25 तो ग्रुप था, वो पूरा ग्रुप ही बैन हो गया, साथ में वो मेरा मोबाइल नंबर भी बैन हो गया और व्हाट्सएप भी बैन हो गया हमेशा के लिए। और साथ में दोस्तों अगर मैं मेन चैनल के माध्यम से करता, तो मेन चैनल के माध्यम से अगर थोड़ा सा भी इशू हो जाता तो समझ लीजिए कि मेरा कितना का नुकसान जाता। तो आप लोगों के चक्कर में मेरा पूरा लाइफ ही बर्बाद हो जाएगा।
तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मेरा सेकंड चैनल है ना ही मोनेटाइज है, ना ही उसमें कोई इशू मतलब कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई भी उसमें इशू वगैरह आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ले जाइए खा जाइए उसको, ठीक है। तो आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बट आप लोग ना सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ नहीं है, बल्कि वो मतलब कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। इसलिए आप उसे सब्सक्राइब करके रखिए, उस पर वीडियो कभी कभी अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, घेंगा रोग पनपता है। घेंगा, घेंगा कहे या फिर ग्वाइटर कहे, देखिए ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। घेंगा अथवा ग्वाइटर रोग पनपता है आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है। घेंगा पनपता है तो आयोडीन की कमी के कारण, आयोडीन यानी कि नमक की कमी के कारण। नमक एक लवण है जिसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है, आप लोगों को पता है ना, NaCl नमक रासायनिक सूत्र। और नमक यानी कि आयोडीन की कमी के कारण ही घेंगा अथवा ग्वाइटर नामक बीमारी पनपती है। जबकि अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ, लिम्फ यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। 10 का आंसर क्या होगा? बी नंबर लिम्फ होगा, सब लोग याद रखना। जबकि अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है ना कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो 11 का आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। 11 का आंसर रक्तचाप मापने के उपकरण क्या कहते हैं? ये थोड़ा मतलब कि देखिए थोड़ा लंबा वर्ड है, ठीक है। स्पिगोनोमैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। जबकि अगला क्वेश्चन है वत्वसर्जन क्रिया पाई जाती है, वत्वसर्जन क्रिया पाई जाती है, तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में भी पौधों में। वत्वसर्जन क्रिया कहाँ पाई जाती है? तो समझ लीजिए कि पौधों में ही पाई जाती है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पौधों में, ठीक है। हाँ देखिए जरा, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऊंट में, घोड़ा में, तिलचट्टा में या फिर मानव में? तो 13 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, तिलचट्टा में। तिलचट्टा में ना खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जबकि 14 नंबर क्वेश्चन है, रक्त क्या है? देखिए रक्त एक उत्तक होता है, ठीक है। और रक्त क्या है? बहुत लोग इसका आंसर कोशिका भी देते हैं, ठीक है, लेकिन 14 नंबर का करेक्ट आंसर होगा उत्तक, ठीक है। आप उत्तक ही याद रखिएगा, कोशिका याद रखिएगा ना तो गलत आंसर हो जाएगा। और गलती आंसर आप लोगों को मैं नहीं बताता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तक होता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? जब देखिए कभी भी देखते हैं ना कि अगर आप गर्मी का मौसम है या फिर जहाँ भी ज़्यादा धूप है और धूप उगने के पश्चात अगर आप धूप में ज़्यादा देर मतलब कि टिक जाते हैं, रह जाते हैं, तो अगर धूप में 1 घंटा या फिर आधा घंटा रहने के बाद आप जस्ट पानी पी लेंगे ना, तो आपका जो मूत्र होगा वो मतलब कि पीला टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीला मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो मैं इसका रीजन बता देता हूँ किस रीजन का से होता है। 15 का आंसर होगा सी नंबर, यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम का कारण ही आपका मूत्र का रंग जो होता है ना वो पीला टाइप में बदल जाता है। तो आपको लगता है कि मुझे बुखार हो गया क्योंकि मेरा मूत्र पीला आ रहा है तो मुझको बुखार हो गया, ऐसा मतलब आप लोग बोलते हैं। और ये 100% सही भी बात है, ठीक है, झूठ बात नहीं है, सही बात है, ठीक है। बट आप लोगों को देखे होंगे, ठीक है, आप लोग खुद देखे होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ। केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु होता है जो आपको ऑप्शन नंबर डी में मौजूद होगा। ए में दिया हाथी, बी में दिया गाय, सी में दिया कुत्ता और डी में दिया केंचुआ। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाइएगा, केंचुआ, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न कहता है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? आप लोग देखते हो ना, जो आपका यूरिया नहीं होता है जो आप गेहूं के सीजन में रबी फसल में देते हैं उसको, मतलब यूरिया का इस्तेमाल मतलब कि बहुत मतलब कि खेत खरियाने में हम लोग जो भी मतलब कि किसान मजदूर ज़्यादा करते हैं। देखिए यूरिया का इस्तेमाल दूध में भी इस समय हो रहा है। जो मार्केट में दूध आ रही है ना पैकेट वाले, उसमें यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है। यूरिया का इस्तेमाल दूध को गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। और जो पैकेट वाली दूध आती है ना उसमें कम से कम 8-9 प्रकार के केमिकल का यूज़ किया जाता है, तब वो दूध वैसा मिलता है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग पैकेज वाला दूध पीने का प्रयास करिएगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, क्योंकि इस बार किसी भी कंपनी में भरोसा नहीं है। बट आप लोगों ना जो आपका मतलब कि देसी आपको दूध मिल रहा है, घर का दूध मिल रहा है, ठीक है, आपके सामने दूध मिल रहा है, आप उसी दूध का यूज़ करिएगा। बट आप लोग पैकेज वाला दूध का इस्तेमाल मत करिएगा, मैं जहाँ तक कहूँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल का उपयोग होता है। तो यहाँ पर 17 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यकृत से। यकृत का मतलब समझते हैं ना, यकृत आपके बॉडी का दूसरा ऐसा कीमती पार्ट है। यकृत यानी कि लीवर, जिसका नाम है लीवर, आपके शरीर का ये दूसरा सबसे मतलब कि महंगा पार्ट है। सबसे महंगा पार्ट है आपका किडनी, दूसरा में आता है लीवर, ठीक है, और इसके बाद से सभी आएगा, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आपके शरीर का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, DDT। क्या होगा? DDT, ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता? प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब समझते हो ना, इसका आंसर होगा शाकाहारी। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में शाकाहारी आ जाएंगे। दूसरा 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? देखिए पहले के ज़माने में आप लोग देखते थे कि कल वगैरह नहीं होता, कल नल वगैरह ये सब नहीं होता था, और ना ही घर घर आपके यहाँ नदी तालाब वगैरह होता था, बल्कि एक गांव में एक ही कुआं रहता था, नहीं तो 4 गांव मिलाकर एक कुआं रहता था। यानी कि पहले मतलब कि भूमिगत जल का एक ही उदाहरण था, वो था आपका कुआं। तो आप लोग ना कुआं पर ही टिक लगेगा। नदी हर गाँव में नहीं था, ना ही हर घर में तालाब था, ना ही हर गांव में तालाब था। ये सब हर गांव में हर घर में नहीं था, बल्कि हर गांव में या फिर 2-4 गांव मिलाकर एक गांव में कुआं जरूर था, जिससे हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो 20 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को लगता है कि सर बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे समझाते हैं, तो हमारी मतलब कि पढ़ाने की कला पर आप लोग एक वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको बुरा भी लगता है कि मेरा पढ़ाई अच्छा नहीं है, तब भी आप एक लाइक कर दीजिएगा। कम से कम आप भारतीय होने के नागरिक हैं, अगर आप भारतीय हैं तो भारतीय होने का नागरिक निभाइए, क्योंकि आप हमारे वीडियो देखें। कम से कम देखिए गलत है या फिर सही है, कम से कम देखे भी हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि मतलब कि हमको भी लगे कि हाँ हमारे पीछे बहुत ऐसा स्टूडेंट है। ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों का तो सपोर्ट है कि जो मैं यहाँ पर आज हूँ। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, डार्विनवाद कहलाता है। डार्विनवाद, क्योंकि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत ना चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो डार्विनवाद कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। देखिए हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, आंसर होगा सी नंबर, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। आंसर होगा सी नंबर, क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। जबकि अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग का कारण है, अंडोत्सर्ग का कारण क्या होता है? तो 23 का करेक्ट आंसर होगा, 23 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर LH। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा हट के लग रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में हमको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, बट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। ठीक है, LH इसका होता है। ठीक है, अगर किसी को भी इसके बारे में LH के बारे में आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं ऑलरेडी जिसके बारे में जो भी पता होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जितना हो सके उतना मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ। ठीक है, ये नहीं कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, बल्कि पूरा हेल्प करता हूँ। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लैंगरहंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? देखिए लैंगरहंस की जो दीपिकाएँ होती है ना, वो कहाँ पाई जाती है? तो आपके अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, आयोडीन। यानी कि नमक का होना आवश्यक है, आयोडीन के होना आवश्यक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है। 26 नंबर प्रश्न, निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है, तो 26 का आंसर होगा न्यूरॉन में पाई जाती है, नेफ्रॉन नहीं बल्कि न्यूरॉन में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन है, यानी कि मानव मस्तिष्क का लगभग कितना वजन होता है? तो 1.2 से 1.4 kg के आसपास होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर, बट यहाँ पर 27 का आंसर हमको बी नंबर दिया। देखिए मानव मस्तिष्क का वजन यहाँ पर थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि 1.4 kg के आसपास होता है। ठीक है, 1.4 kg यानी कि 1.2 से मानव मस्तिष्क का वजन, तो हो सकता है कि छोटे बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक काउंट किया हो। तो देखिए अगर आपको लगता है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है। देखिए इसका आंसर तो 1.4 kg होगा, बट यहाँ पर आंसर सी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। अब देखिए इसका आंसर आप लोग थोड़ा डिसाइड कर लीजिए इसका आंसर क्या दे। देखिए अगर 0.5 से 1.5 kg तक काउंट करें तो छोटा बच्चे से भी काउंट होने लगेगा। मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो इतना होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा कमेंट करिए तो हम मतलब कंफ्यूज हो गए। ठीक है, बट इसका आंसर रियली में 1.4 kg होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोनों के लिए, निकट और दृष्टि दोनों का दोष निवारण हेतु किस लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे? तो 28 नंबर का
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। देखिए 29 नंबर आपका प्रश्न है साइड मिरर के रूप में। देखिए साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है? साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है? तो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, मेरे प्यारे मित्रों 30 नंबर क्वेश्चन है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा ना वो कैसा होगा? तो सीधा और आभासी, सीधा भी होगा, आभासी भी होगा और छोटा भी होगा। सीधा, ठीक है, सीधा का मतलब हुआ काल्पनिक और आभासी का मतलब, सीधा का मतलब क्या हुआ? सीधा यानी कि आभासी, आभासी का मतलब हुआ काल्पनिक, काल्पनिक बनेगा तो पक्का सीधा भी बनेगा और साथ में वो छोटा भी बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी होगा। क्या होगा? डी नंबर होगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का सही मात्रक। ठीक है, तो देखिए ऊर्जा का सही मात्रक, ये तो सिंपल है, ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। ये तो सिंपल है कि ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट शुरू से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी वो चाहता है कि अभी से भी जितना भी समय बचा है उतने हम समय में पढ़कर अच्छे से अच्छे बोर्ड परीक्षा मार्क्स लाए, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। मात्र 99 रुपये खर्च कर दो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 99 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, मात्र 99 रुपये खर्च कर दो। क्योंकि मैं ना इतना मतलब कि कठिन से और इतना परिश्रम करने के बाद आप लोगों के लिए ना 99 रुपये में एक PDF तैयार किया हूँ और उस PDF में ना साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, व्याकरण इन 5 विषयों का ना टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और टोटल आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे मैथ छोड़कर, बाकी सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे और सबका आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर मिलेगा और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यही है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सामने ही उसका आंसर मैंने टिक लगा दिया है ताकि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो PDF है आप लोगों के लिए। अगर आप शुरू से नहीं पढ़ पाए हैं तो अगर आप चाहेंगे ना तो उस PDF को पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं, बट आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे लेते हैं इस PDF को। तो मात्र 99 रुपये उसका प्रिंट है। कैसे लीजिएगा? मेरा मोबाइल नंबर है 9693779407। इस नंबर पर आप ना मात्र अभी ऑफर चल रहा है, छठ तक आप लोगों का ऑफर चलेगा, मात्र 99 रुपया। अगर आप लोगों को लेना है तो छठ से पहले ले लीजिएगा। इसी नंबर पर आपको ऑनलाइन गूगल पे या पे फोन या फिर पेटीएम करना है। अगर इन सभी का सुविधा नहीं होगा तो किसी से भी किसी भी मोबाइल से कहीं से भी जाकर करा सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। अगर आप अभी कराएंगे और आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप भेज दीजिएगा ना तो ऑलरेडी मेरे मोबाइल में पैसा आ गया है। मैं किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता हूँ। अगर मान लेते हैं कि आप कल रात का पे फ़ोन किए हैं और उसका स्क्रीनशॉट आपके पास है या फिर कोई भी प्रूफ है कि हाँ मैंने किया है, तो आप लोग व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं कि सर मैंने स्क्रीनशॉट मैं भेज रहा हूँ, आप PDF भेज दीजिए, मैंने पेमेंट कर दिया, मैं आपको भेज दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपका 100 रुपये लेकर मैं फ्रॉड कर दूंगा, नहीं। अगर वैसा भी नहीं होता है तो आप तुरंत फ़ोन करके तुरंत बात करिए और तुरंत अपना PDF लीजिए। ठीक है, और देखिए एक और बात याद रखिए, अगर आप मेरे पास फ़ोन करिएगा ना ज़्यादा समय न दीजिएगा हमको, ठीक है, क्योंकि हमें भी काम रहता है, बहुत ऐसे बंदे पेंडिंग में होते हैं। ठीक है, तो आप फ़ोन करिएगा, पूछिएगा सर हमको PDF चाहिए, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दूंगा। ये आप मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, दिल से कह रहा हूँ और दिल से आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से अच्छे नंबर आपका आएगा। ठीक है, ये मैं ईमानदारी से कहता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन और 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का रंग नीला, देखिए आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन कारण यानी कि इंटेंसिटी कारण। देखिए अभी आप सुबह के टाइम में आकाश को देखेंगे ना वो नीला टाइप का दिखाई देगा, लेकिन अगर आप यांत्रिक्ष में जाएंगे यानी कि वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगे ना तो वायुमंडल से आप देखेंगे आकाश को तो वो काला दिखाई देगा, यानी कि यांत्रिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता। क्यों? तो उसका रीजन यही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यही तो है आपका आंसर बी नंबर। जबकि अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखिए न्यूनतम दूरी कहेगा तो 25 सेमी होगा, सेमी यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेमी होगा, ऐसे दिया रहेगा 25 सेमी यानी कि 25 सेंटीमीटर, सेमी या फिर सेंटीमीटर देखिए। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी? देखिए फोकसांतर 50 सेमी का रहा है ना, तो मान लेते हैं उसका क्षमता, देखिए लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होती है, 1/f होती है, तो 1/f होती है तो P बराबर 1/f का मान कितना 50 दिया तो 50 होगा। ठीक है, और इसको हम 100 से गुणा करेंगे डायोप्टर में बदलने के लिए, तो डायोप्टर में बदल जाएगा, 100 से गुणा कर दिए तो अब क्या करते हैं इसको 2 बार में कटा देंगे तो 2 डायोप्टर, P बराबर प्लस में 2
डायोप्टर बचा है, क्योंकि यह उत्तल लेंस की क्षमता, और आपको पता है कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है, और जब उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होगी तो उसका उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी जब पॉजिटिव होगी तो उसका क्षमता भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑलरेडी उत्तल लेंस का फोकसांतर प्लस में 5 सेंटीमीटर दिया है, 50 सेंटीमीटर, तो उसका जो क्षमता मिलेगा वो भी प्लस में ही मिलेगा, बट कितना मिलेगा वो आपको सॉल्व करके निकालना है, लेकिन प्लस में मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है? देखिए एक प्रिज्म में प्रायः 5 सतहों से घिरा रहता है, 5 सतहों से घिरा रहता है, तो आंसर होगा डी नंबर। एक प्रिज्म में प्रायः 5 सतहों से घिरा रहता है, तो 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर आपका प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। देखिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षाभि मांसपेशियों द्वारा। ठीक है, मांसपेशियों, ठीक है, यानी मसल्स माने मांस होता है ना, मसल्स का हिंदी क्या होता है, मसल्स माने मांस होता है। ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षाभि मांसपेशियों द्वारा ही। अब क्वेश्चन पूछ दिया प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं? ये तो भूलियावना क्वेश्चन है, बट भूलियावना क्वेश्चन का मतलब ये काफ़ी हल्का क्वेश्चन है। काफ़ी हल्का क्वेश्चन का मतलब हुआ कि आप ये मत सोचिए कि बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछेगा, ये बोर्ड परीक्षा में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन कितने होते हैं? प्रकाश परिवर्तन के नियम 2 होते हैं। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक भाग अभिदृश्यक होता है। देखिए फोटोग्राफी कैमरे का जो अभिदृश्यक होता है वो क्या होता है, किस मतलब कि प्रकार का होता है? तो देखिए 38 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का होता है, उत्तल लेंस का। और 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? किस बिंदु से गुजरेगी? तो 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी। और अंतिम क्वेश्चन आपका 40 नंबर है। 40 नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, इसका क्या नहीं होगा? तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, बल्कि बाकी सब होगा, अपवर्तन विचलन सब होगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो सच में पसंद आई है तो एक लाइक करके जाना, और साथ में ना मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आप लोगों को मैं नोटिस देता रहूँगा, आप लोगों को मैं नोटिस देता रहूँगा कि मैं लाइव आ रहा हूँ। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिए, और साथ में बेल आइकन होगा एकदम ठोक दीजिएगा, तभी तो सब्सक्राइब होगा, ठोकिएगा नहीं तो सब्सक्राइब ही नहीं होगा। ठीक है, बट आप लोगों को पता ही होगा कि चैनल को कैसे सब्सक्राइब करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।